अमर बिल एपिसोड 34। ये सब कुछ जानने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि लोग हमें शक की नजर से देखते थे और मालूमात छुपाते थे या गलत मालूमात देते थे या फिर बात ही नहीं करते थे। हमें इन मालूमात की जरूरत इसलिए थी ताकि हम इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते थे। इसके उलझे हुए जहन में अब कुछ और गूंज रहा था। एनजीओ जब यहाँ आए तो इन्होंने देह इस्लाहात और सोशल डेवलपमेंट का नाम लेकर हकाइक और आदादुशुमार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। किस इलाके में किस उम्र तक के बच्चे काम कर रहे हैं, फुटबॉल इंडस्ट्री से मुंसलिक औरतों की तादाद क्या है, बांड लेबर की उजरतों का रेट कितना है, इन लोगों को किस तरह की सहूलियात मैसर हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया। और अब देखिएगा अलीजे बीबी, आइंदा चंद सालों में चाइल्ड लेबर और बांड लेबर के हवाले से इन्हीं इलाकों के मुतल्लिक इंटरनेशनल मीडिया खासा शोर मचाएगा, कुछ पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। इसने अपने जहन से उमर की आवाजें झटकते हुए दोबारा इस शख्स की आवाज पर तवज्जो देनी शुरू की। जाहिर है ये लोग किसी आदमी को तो घर के अंदर आने नहीं देते, इसलिए हमें लड़कियों की जरूरत थी जो ये काम कर सके। इसलिए आप लोग देखेंगे इस इलाके में काम करने वाली सारी एनजीओ के साथ लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद वाबस्ता है। हम दो दो लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं जो एक लड़की और एक लड़के पर मुश्तमिल होता है। ये लोग अपने मखसूस इलाके में जाते और खुद को बहन भाई जाहिर करते, इस इलाके के इमाम मस्जिद से राब्ता करते, फिर इसके जरिए से बाकी लोगों से वाकफियत हासिल करते। लड़कियों का घर के अंदर आना जाना शुरू होता। वो इनकी जरूरत की छोटी मोटी चीजें साथ ले जाती, दवाइयाँ, साबुन, खुश्क दूध, बिस्किट और इस किस्म की छोटी मोटी दूसरी चीजें। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों का एतमाद हासिल करने लगे और फिर क्वाइफ इकट्ठा करना काफी आसान हो गया। मालूमात हासिल करने के बाद दूसरा मरला था कि इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और इन्हें इन बातों को मानने के लिए काबिल किया जाए। ये काम ज्यादा मुश्किल था, मगर बहरहाल किसी न किसी तरह हमने ये काम भी शुरू कर दिया। हमारे चार बुनियादी मकासद थे: चाइल्ड और बार्न लेबर का खात्मा, बच्चों के लिए तालीम की फराहमी, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और इन इलाकों में रोजगार के बेहतर मौके और बेहतर उजरत की फराहमी। और इसके अलावा भी कुछ और चीजें थी जो हम करना चाहते थे, मगर वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं थे। हम इस इलाके और वहां के रहने वालों की जिंदगी में क्या तब्दीलियां लेकर आए हैं, ये आप तब भी जान पाएंगे जब आप खुद वहां जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और इन तब्दीलियों को अपनी आंखों से देखेंगे। हमें ये दावा नहीं कि हमने सब कुछ तब्दील कर दिया है। जाहिर है हम अभी भी काम कर रहे हैं और तब्दीलियां एक मुसलसल अमल का नाम है, लेकिन हमने एक अहम काम का आगाज जरूर किया है। और शायद जितनी बेहतरी एनजीओज वहां लाई हैं, इतनी कोई हुकूमत भी नहीं ला सकती थी। शहला ने इसे कोनी मार कर मतवजा किया कि तुम्हें अब भी इन पर शक है। क्या तुम्हें शक है? इसने जवाबन पूछा। पता नहीं, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ उमर की बातें, दूसरी तरफ ये लोग। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। शहला भी इसी की तरह उलझी हुई थी। अभी तो ये सब कुछ जुबानी बता रहे हैं, जब हम गांव में जाकर रहेंगे तभी हमें अंदाजा हो सकेगा क्या ये वाकई सच बोल रहे हैं या फिर ये वाकई कोई झूठ है। इसने शहला से कहा। वो आदमी एक बार फिर बोलना शुरू कर चुका था। अब वो अपनी एनजीओज के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था और इसकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ हकाइक पेश कर रहा था। सब लोग बेहद संजीदगी से इसकी बातें सुनने में मसरूफ थे। पहली बार अलीजे को अंदाजा हुआ कि सच और झूठ को पहचानना कितना मुश्किल काम है। अगर उमर के पास ठोस एतराजात थे तो इस चीज के इनके पास भी कमी नहीं है। अगर वो लॉजिक की बात करता है तो ये शख्स भी हर चीज को मुंतकी बना कर ही पेश कर रहा है। अगर उमर की बात में सच्चाई नजर आती थी तो झूठा ये आदमी भी नहीं लग रहा था। फिर ये कैसे तय करूं कि कौन सही और कौन गलत है? वो जितना सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। इस औरत ने यकदम आगे बढ़कर उमर का माथा चूम लिया। अलीसे ने उमर को जैसे करंट खाकर दो कदम पीछे हटते देखा। इस औरत ने एक बार फिर आगे बढ़कर उमर के कंधों पर हाथ रखना चाहा, मगर इस बार उमर ने अपने हाथों से इनके बाजू को पीछे हटाया। प्लीज, काफी है, अलीजे ने इसे करख्त लहजे में कहते सुना। इसका इशारा वाज़िह तौर पर इस औरत के इस वल्हाना इजहार मोहब्बत की तरफ था। अलीजे हक्का बक्का उमर और इस औरत का चेहरा देख रही थी। इस औरत का चेहरा एकदम जैसे बुझ गया। उमर अब नानों को देख रहा था। तुम कैसे हो उमर? इस बार इस औरत ने वही खड़े खड़े पूछा था। मैं ठीक हूँ, उमर ने नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया। जारा, आओ यहाँ बैठ जाओ। उमर, तुम भी बैठ जाओ, इस तरह खड़े खड़े बातें करना मुनासिब नहीं।
نانو نے پہلی بار مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ علیزے نے اس عورت کو پلٹ کر اپنی جگہ جاتے دیکھا۔ علیزے نے عمر کو کسی کشمکش میں مبتلا پایا، یوں جیسے وہ طے نہ کر پا رہا کہ اسے اس عورت کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ علیزے نے اسے بے آواز قدموں سے نانو کے صوفے پر بیٹھتے دیکھا۔ اس عورت کی نظریں مسلسل عمر پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ عمر مسلسل اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ علیزے کی حیرانی میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آخر یہ عورت کون ہے جو اس طرح یہاں آتی ہے، جسے نانو چائے پلا رہی ہے اور جو عمر کو دیکھ کر یوں بے اختیار ہو گئی تھی؟ اس کا ذہن عجیب سی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ لانچ میں مکمل خاموشی تھی، شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ علیزے اپنی جگہ کھڑی صوفہ پر موجود تینوں کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جیسے یکدم ہی بہت پرسرار ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ ان میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرے اور وہ اس رار کو حل کر سکے۔ اس عورت نے اب اچانک علیزے کو دیکھا۔ اس کی نظریں کچھ دیر کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ علیزے اس کی نظروں سے نروس ہو گئی۔ نانو نے اس عورت کی نظروں کو تعقب کیا۔ یہ علیزے ہے، انہوں نے اس عورت سے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزے؟ اس عورت نے استفہامیہ نظروں سے نانو کو دیکھا۔ ہاں علیزے، سمینا کی بیٹی۔ اوہ ہاں علیزے، کیا سمینا یہیں ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے، علیزے میرے پاس رہتی ہے۔ نانو نے مختصر اس کا تعارف کروایا۔ علیزے، یہ عمر کی ممی ہے۔ علیزے کا منہ نانو کے اس تعارف پر کھل گیا۔ ایک نظر اس نے اس عورت کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دوسری نظر اس نے عمر پر ڈالی جو اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو، اس نے بالآخر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزے آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نانو نے یکدم اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا وہ اسے اب ڈانٹنا چاہتی تھی؟ نانو ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر لانچ سے باہر نکل گئی۔ علیزے نے بھی بے جان قدموں سے ان کی پیروی کی۔ میں تمہیں اس لیے باہر لے آئی ہوں تاکہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر سکیں۔ باہر نکلتے ہوئے نانو نے اسے کہا۔ مگر عمر کی ممی کہاں سے آ گئی ہیں؟ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نانو سے پوچھا کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زارا پاکستان آئی ہوئی ہیں آج کل اپنی فیملی کے ساتھ، اس کا دل چاہا تو یہاں ملنے آ گئی۔ نانو نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنی فیملی کے ساتھ؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں بھائی، اپنی فیملی کے ساتھ، 2 بیٹے ہیں اس کے، شادی کر چکی ہے، انگلینڈ سے آئی ہے۔ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا پہلے بھی یہ عمر سے ملنے کے لیے آتی رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، عمر تو ابھی چند ماہ سے ہی میرے پاس ہے، اب یہ اس سے ملتی رہی ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا خاصا مشکل ہے، مگر وہاں البتہ جہانگیر پسند نہیں کرتا کہ یہ عمر سے ملے۔ علیزے کچھ حیران ہوئی۔ کیوں؟ انکل جہانگیر کیوں پسند نہیں کرتے؟ پتا نہیں، مگر بس وہ شروع سے ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ زارا عمر سے نہ مل پائے۔ خاص طور پر علیحدگی کے فوراً بعد تو جہانگیر نے جان بوجھ کر عمر کو اس بورڈنگ میں کروایا تھا جہاں زارا کے لیے جانا مشکل ہو۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہو اور عمر کا رابطہ ماں سے ہو، مگر پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر انکل جہانگیر کیوں نہ پسند کرتے ہیں عمر کا اپنی ممی سے ملنا؟ بس دونوں میں علیحدگی خاصے خراب حالات میں ہوئی تھی، بہت زیادہ جھگڑے ہوئے دونوں میں، بات کورٹ تک گئی، وہاں بھی دونوں نے ایک دوسرے پر بہت سے الزامات لگائے۔ شاید عمر اس کی وجہ سے عمر کے ان سے ملنے کو ناپسند کرتا رہا ہے، مگر اب اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں۔ انکل جہانگیر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس نے عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کا دماغ ہمیشہ ہی بہت گرم رہا، وہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی سنتا ہے، نہ ہی کسی کی مداخلت پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے زارا آنٹی کو اندر کیوں بٹھایا؟ عمر سے ملنے کیوں دیا؟ اگر انکل جہانگیر کو پتا چلا تو آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہاں ناراض ہو سکتا ہے، مگر میں اتنی بے مروت تو نہیں ہو سکتی کہ اسے اندر ہی نہ آنے دیتی یا اسے اپنے بیٹے سے نہ ملنے دیتی۔ اب نہ صحیح مگر کبھی تو وہ اسی خاندان کا حصہ رہی ہے۔ اگر جہانگیر اپنی عادت کچھ بدل دیتا تو شاید ان دونوں میں طلاق نہ ہوتی۔ زارا اتنی خراب لڑکی نہیں تھی، اچھی تھی، جہانگیر سے محبت کرتی تھی، اور بھی خاصی خوبیاں تھیں، ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گزر سکتی تھی۔ مگر جہانگیر، اب اگر وہ بیٹے سے ملنے آتی تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، آخر عمر بھی اب میچور ہے، میں نے دونوں کو ملوا دیا۔ اب عمر کو زارا سے ملنا ناپسند ہوتا تو وہ ابھی انکار کر دیتا، مگر اس نے نہیں کیا، میں نے یہی سوچ کر زارا کو اس سے ملوایا تھا۔ نانو اب اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔
अलीज़ा इनके साथ चलते हुए इनकी बातें सुन रही थी, मगर उमर ने कभी भी अपनी मम्मी का जिक्र नहीं किया। क्या कभी आपके साथ वो ज़ारा आंटी की बात करता है? नहीं, मुझसे इसने कभी बात नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़ारा को नापसंद करता है। बचपन में वो बहुत अटैच था इस ज़ारा के साथ। जब जहांगीर और ज़ारा में अलैदगी हुई, तो 5-6 माह खासा बीमार रहा। डॉक्टर ने जहांगीर से कहा कि वो इसे माँ के पास भिजवा दे, मगर जहांगीर इस पर तैयार नहीं हुआ। वो कहता था कि बीमार हो या ठीक रहे, इसे रहना जहांगीर के पास ही है। वो एकदम जैसे कुछ याद करके खामोश रह गई थी। फिर क्या हुआ नानो? अलीज़ा ने बड़ी बेताबी से पूछा। क्या होना था? ज़ारा ने काफ़ी कोशिश की, शुरू में इसे अपनी कस्टडी में लेने की, मगर बाद में इसने शादी कर ली। उमर की कस्टडी का केस तब कोर्ट में था। ज़ारा खुद भी पीछे हट गई। जहांगीर ने उमर को जिस बोर्डिंग में रखा था, वहाँ साइकोलॉजिस्ट उमर का इलाज करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो गया। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नानो आहिस्ता आवाज में बताती जा रही थी। वो खामोशी के साथ इनकी बातें सुनती रही। बात करते करते अचानक नानो को याद आया, तुम कहाँ थी? मैं पूरे घर में ढूंढती रही, फिर चौकीदार ने बताया कि तुम उमर के साथ गई हो। वो उमर ने कहा था कि मतलब मार्केट तक जाना चाह रहा था, तो मैं। वो गड़बड़ा गई। इसकी समझ में नहीं आया कि फौरी तौर पर नानो से क्या कहे। नानो कुछ देर इसे घूरती रही। इसके साथ मार्केट गई थी? हाँ, इसने सर हिला दिया। कम से कम बता तो सकती थी मुझे। मैंने कहा था, मगर उमर कह रहा था कि वापस आकर बता देंगे। इसने मिनमिनाते हुए कहा। गए कैसे थे तुम लोग? गाड़ी तो यहीं थी। पैदल गए थे, वॉक करते हुए। इतनी दूर पैदल जाने की क्या जरूरत थी? गाड़ी ले जा सकते थे। मैं परेशान होती रही। नानो ने कुछ सख्त लहजे में इसे झिड़का। सॉरी नानो। ठीक है, मगर आइंदा मोहतात रहना। इस तरह बताए बगैर गायब होना कोई मुनासिब बात नहीं। तुम्हारे नाना अभी तक नहीं आए। वो आ जाते तो मुझसे ज्यादा परेशान होते। नानो का लहजा कुछ नरम पड़ गया। अब मैं जाऊं? अलीजा ने फौरन वहां से खिसकने की कोशिश की। हाँ ठीक है, जाओ। अलीजा फौरन उठकर नानो के कमरे से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद इसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर फिर जैसे इसके जहन में कोई ख्याल उभरा था। नानो के कमरे का दरवाजा बंद था। वो यकीनन अब इसी वक्त वहां से निकलती जब उमर की मम्मी वहां से चली जाती। मुझे देखना चाहिए कि उमर और इसकी मम्मी। वो एकदम मुतजस्सिस हो गई। अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय वो पिछला दरवाजा खोलकर लॉन में निकल आई और वहां से लंबा चक्कर काट कर वो लॉन्च की इन खिड़कियों तक आ गई जो लॉन में खुलती थी। लॉन में तरीकी थी, इसलिए इसे ये तसल्ली थी कि खिड़की से देखी नहीं जा सकती। फिर भी वो दबे पांव लॉन्च की खुली खिड़की के पास आ गई। अंदर से आती हुई उमर की बुलंद आवाज ने इसे चौंका दिया। मुझे आपसे कोई राब्ता रखने में दिलचस्पी नहीं है, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? अलीज़ा ने थोड़ी सी गर्दन आगे करके अंदर का मंजर देखने की कोशिश की। वो माँ बेटे का जो जज्बाती सीन देखने के लिए आई थी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उमर सोफे पर बैठने के बजाय लॉन्च के दरमियान खड़ा था और इसका लहजा बहुत दरश्त था, जबकि ज़ारा आंटी इसी सोफे पर बैठी हुई थी। अलीज़ा को इनका चेहरा बहुत बुझा हुआ लगा। तुम मेरे बेटे हो उमर, मैं। इन्होंने उमर से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने इनकी बात काट दी। अब मैं आपका बेटा हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उमर इस तरह बात मत करो मुझसे। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।